स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने की ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाले बयान की आलोचना। कोई न कोई कार्यकर्ता ही बनेगा दिल्ली का सीएम, बीजेपी विधायक मोहन सिंह का बयान। ओडिशा के तिरुपुर में महिला के साथ यौन उत्पीड़न, 3 प्रवासी श्रमिक गिरफ्तार। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। ज्ञानेश कुमार ने संभाला ईसीई का कार्यभार। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से है, जहां खराई रेलवे स्टेशन के पास त्रिवेणी एक्सप्रेस के ब्रेक जाम होने से एकाएक ट्रेन रुक गई। इससे प्रयागराज जा रहे कुंभ तीर्थ यात्रियों समेत अन्य यात्रियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस दौरान यात्रियों में खलबली मच गई। कुछ यात्रियों ने ब्रेक जाम होने के बाद उठे धुएं को देखकर आग लगने की अफवाह फैला दी, जिससे यात्री परेशान हो गए और ट्रेन से नीचे उतर गए। खराई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन लगभग 1 घंटे खड़ी होने से यात्रियों के बीच और खौफ की स्थिति बन गई। रेलवे की टेक्निकल टीम और अन्य कर्मचारियों द्वारा ट्रेन की पूरी जांच के बाद आगे चौपन जंक्शन रेलवे स्टेशन को रवाना किया गया। हालांकि आग लगने की सूचना पूरी तरह से निराधार निकली। मेरा नाम अर्जुन विश्वकर्मा है। कहाँ से आ रहे थे आप? कुंभ से। किस ट्रेन में बैठे थे? टनकपुर सिंगरौली। कहाँ जाना था? गढ़वा। ट्रेन में धुआं लगा तो आप उस समय ट्रेन में मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। कैसे धुआं लगा, कुछ जानकारी आपको? कोई जानकारी नहीं था। पहले इधर पीछे लगा, इसके बाद बीच में लग गया, इसके बाद आगे भी लग गया, 3 बार लग चुका है। तो धुआं लगने में क्या यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया? यात्री उतर गए? हड़कंप मच गया, सब ट्रेन से उतरना शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर दिए। तो किसके समझाने पर फिर यात्री ट्रेन में बैठे? फिर वो ड्राइवर और गार्ड आए और कुछ स्टाफ आए स्टेशन से। किस स्टेशन पे? स्टेशन कर्मा की अगोरी? अगोरी। अगोरी। तो स्टेशन के मास्टर आए तो आपको समझाएं? हाँ, समझाया। किसी को चोट वोट लगी है भागने उगने में? चोट नहीं किसी को लगी है भागने में, लेकिन शांति से उतर गए, फिर चढ़े, फिर आए। लगभग कितने देर ट्रेन रुकी रही? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा। और ट्रेन का शेड्यूल क्या है? कितने बजे चौपन आने का समय है? कितने बजे आ रही है? जानकारी नहीं है मेरा का। कहाँ जाना है आपको? गढ़वा रोड। सब गढ़वे वाले हैं? क्या नाम है? राम भजन। राम भजन जी, कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। क्या मामला है जो गाड़ी हमें लेट हो रही है? गाड़ी गर्म हीट होने की वजह से गर्म होकर चक्का बार बार धुआं फेंकने लगे। धुआं फेंकने। कितने बोगी हमें लगा था? 3-4 बोगी में हो गया सर। 3-4 बोगी में। कहाँ पे हुआ, कुछ जानकारी? कौन कौन? एक तो ये हो गया, इसके पीछे वाला जो स्टेशन था अगोरी। हाँ, अगोरी में। इसके फिर और का करने के आधे घंटे, रावतगंज। हाँ, आधे घंटे पहले। अच्छा, फिर कर्मा। उसके बाद में का करने के लिए 1-1.5 घंटे के बाद में का करने के लिए ऐसे ही होते हैं। इसी तरह 3-4 जगह लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? सिंगरौली जा रहे हैं। यहाँ पर त्रिवेणी एक्सप्रेस में जब धुआं उठा तो आप कहाँ थे उस समय? कैसे पता चला कि ट्रेन पर धुआं उठ रहा है? सारे यात्रीगण ट्रेन में बैठे हुए थे, सारे चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई। एक दूसरे में मत दौड़ने लगे। तो समझाया गया कि मत दौड़िए, बस एक्सीडेंट धुआं आ रहा है। तो यात्रियों में हड़कंप मच गया था? हाँ, बहुत सारे लोग उतर के ट्रेन में बैठे ही थे। तो यात्री कैसे माने ट्रेन में बैठने को? वहाँ पे पहुँच गए, फिर सारे लोग आए, ट्रेन स्टार्ट हो गई। गार्ड और ड्राइवर आपको समझाए थे कि ट्रेन में आग नहीं लगी है? कहाँ से आ रही थी? हम लोग प्रयागराज से आए थे। कहाँ जाना है? अगली खबर गुजरात के अमरेली से, जहां जिले के जाफराबाद में सभी पैनलों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने जाफराबाद नगर पालिका पर कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब 12 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने जीत पर खुशी जाहिर की।
પરિણામ આપણે ચૂંટણી લડવાનું આવ્યું. અગાઉ 16 સીટ આપણી બિનહરીફ થઈ ગઈ હતી ભારતીય જનતા પાર્ટીની. આજે બાકીની 12 સીટ માટે આપણે ચૂંટણી લડ્યા અને 12 સીટ જંગી બહુમતીથી જીત્યા. આમાં મુસ્લિમ સમાજે પણ આપણે ભાડેલા સમાજે ટેકો આપ્યો છે. ત્યાર પછી આ કોળી સમાજના મતદારોએ પણ આપણને પુષ્કળ ટેકો આપ્યો. ઇતર સમાજે વેપારી વર્ગનો પણ આ તકે આભાર માનીએ છીએ અને આ તમામે તમામ ઇતર સમાજનો તુર્કી મોલાના જે મતો આવતા કે જે કોઈએ મતદારો જે કાંઈ હતા આ મતદારો આપણે ખૂબ બધા સહકાર આપ્યો છે. આ 28 સીટ મેળવી કરવા માટે આપણા માનનીય ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીએ કેટલા દિવસોથી જેમત ઉઠાવેલી એની સાથોસાથ માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન અને જિલ્લા યુવા ભાજપના પ્રમુખ ચેતનભાઈ સિયાર, ત્યાર પછી ભાવેશભાઈ સોલંકી, આપણા સંદીપભાઈ સિયાર શહેર પ્રમુખ, આ ભગુભાઈ સોલંકી અને બે સમાજ આપણે હંપીને હાલવાનું છે. 5 વર્ષ સુધી ગામનો વિકાસ કરવાનો છે. આપણે બાદ બીજું કાંઈ નથી. और उत्तर प्रदेश के चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुंभ श्रद्धालुओं की भीड़ में शराब तस्करों का खुलासा हुआ है. एम्बुलेंस से की जा रही थी शराब की तस्करी. हरियाणा से होती थी बिहार में शराब की तस्करी. एम्बुलेंस से 512 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है. मुखबिर की सूचना पर तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है. शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है. चेकिंग के दौरान नेशनल हाईवे 19 पर पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18/2/25 को स्वाट सर्विलांस और कोतवाली चंदौली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि हरियाणा से बिहार राज्य को एम्बुलेंस के माध्यम से शराब की तस्करी की जा रही है. इस सूचना पर NH-19 पर चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान के दौरान एक फोर्स कंपनी की एम्बुलेंस को रोककर चेक किया गया, जिससे करीब 512 लीटर विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जो हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी. इस गाड़ी से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो बिहार का निवासी है, और पूछताछ पर उसने बताया कि विभिन्न नंबरों के नंबर प्लेट रखे जाते हैं और इसको जिस प्रदेश से क्रॉस करते हैं उस प्रदेश में उस प्रदेश का नंबर प्लेट लगा के तस्करी को अंजाम दिया जाता है. इस बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए है. गाड़ी, एम्बुलेंस और अभियुक्त को कब्जा पुलिस में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है. और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के चंदौली से ही सामने आ रही है, जहां 2 पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदला. विवाद में हुई चाकूबाजी, एक युवक की गई जान, दूसरा गंभीर रूप से घायल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थानापुर थाना क्षेत्र के महराई गांव के बिंद बस्ती में मंगलवार देर शाम की घटना है. ये दानापुर थाना क्षेत्र में लगभग 6:15 के आसपास दो पक्षों का आपस में विवाद हुआ. ये दोनों जो जानकारी मिल रही है, दोनों पक्ष शराब के नशे में थे और उसके बाद में इनमें आपस में किसी कारण झड़प हुई. उसके बाद में 2 व्यक्ति इसमें चोटिल हुए
उसको परिवार द्वारा ही उस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम चंदन बिंद है, और जो दूसरा व्यक्ति है दिलीप, वो चोटिल अवस्था में, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही साथ जिस व्यक्ति द्वारा ये जो पता चल रहा है, जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको भी चोट है, उसको भी हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। और मौके पे हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और पूर्व में जो जानकारी मिली, इनमें आपस में कोई विवाद नहीं था, लेकिन तब भी इसमें परिवार की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त करके मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जाएगा। क्या नाम है आपका? उदल बिंदर से। ये कहाँ से है आप? दानापुर महाराज बिंदपुरमा से। अभी एक हत्या हुई है, किनकी हत्या हुई है? वो हमारा भतीजा है सर। कैसे हुई है, पूरा मामला बताइए। सर काली जी का मंदिर में पूजा करके जा रहा था घर। हाँ। जो मारने वाला है उसी के दरवाजे से जा रहा था, वहीं पर जो है उसने जो है कि मार दिया छुड़ा। 2 लोगों को मारा छुड़ा। अच्छा, दूसरा कौन है? एक जो है कि वो हमारे बड़का बहू का भी लड़का है। क्या पहले से कोई विवाद रहा? क्या कोई विवाद नहीं था पहले से, कोई साजिशन कोई हुआ है। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? एक का मौत हो गई है मेरे भतीजा का, जिसका नाम चंदन बिंद था, और उम्र थी लगभग 20-21 साल लगभग उम्र होगी उसकी। हमला करने वाले कितने लोग थे? हमला करने वाले में तो सर कई लोग थे। पुलिस को सूचना दे दिया? जी हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस लेकर के आई है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां दरभंगा सीतामढ़ी रेल खंड पर 2 शव बरामद हुए हैं। दोनों शव नग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले। लोगों ने इसकी सूचना जाले थाने की पुलिस को दी। मृतकों की पहचान पुपरी थाना क्षेत्र के गंगटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी चांद बाबू और उसके भतीजे इब्रान नद्दाफ के रूप में हुई है। रात में दोनों शौचालय जाने की बात कहकर घर से निकले थे। 2 घंटे बाद परिजनों के द्वारा फोन करने पर फोन रिसीव नहीं किया गया। सुबह जानकारी मिली कि दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर पड़े हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने हत्या का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से दोनों की लाश को घर से दूर लाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया हो। हमको रात को सोने समय डरापन लगता है कि जैसे मालूम पड़ता है कि हमको कुछ पकड़ रहा है। कह रहे थे कि जैसे आप करें कि लाश देखने से आपको क्या परेशानी, हमको रात को परेशानी होता है कि रात को परेशानी नहीं, क्या प्रतीत होता है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि कट करके मौत हुई है या कत्ल है, मर्डर है? जैसे हम तो देखे नहीं है, जैसे लोग सब कर वही हिसाब तो कह रहा है कि मार कर यहाँ पे कोई रख गया है। मामला हम लोग भी सुने, फोन पे मालूम हुआ कि ऐसा घटना घट गया है केसर गुमती के पास। बहुत अफसोस, दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार का दो जान चला गया, और इससे बहुत गांव में पूरा सब जगह बहुत शोक है, शोक की लहर है। और आपने लाश को देखा है? नहीं, हम लेट से आए। लेट से आए, क्या कुछ जानकारी मिली? कोई पुराना पूर्व में कोई विवाद वगैरह कोई मामला था? नहीं, ऐसा कुछ हमको नहीं जानकारी है। मरने वाले की पहचान क्या हुई है, क्या नाम है, कुछ बताएंगे? एक का नाम चांद खान, चांद नदाफ, एक का इब्रान है। एक का इब्रान। हम लाश को देखे हैं, दोनों डेड बॉडी को देखने से साफ ये प्रतीत होता है कि इसके साथ कोई घटना घटाया गया है और घटना कहीं और घटा है, और घटना के सबूत को मिटाने के लिए दोनों लाश को आके यहाँ ट्रैक पर लाके फेंक दिया है, जिससे रेल से कट जाए और ये पता नहीं चले कि इसके साथ क्या घटना घटी है। लेकिन संजोग बस एक लाश नहीं कट पाया, एक नीचे समूचा पड़ा हुआ था, एक कट गया, जिसका गर्दन, एक हाथ अलग है, एक हाथ अलग है, एक बॉडी अलग है, दोनों लाश नंगा थी। और दूसरा जो समूचा लाश था उस पर तेज धार हथियार से कटे का निशान था, हाथ पर, सीना पर, गर्दन पर, गाल पर, जिससे पता चलता है कि इसके साथ सामूहिक हत्या हुई। कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने मिल करके सामूहिक हत्या इसकी की है, और उस सबूत को मिटाने के लिए, मतलब डाइवर्ट करने के लिए, घटना को डाइवर्ट करने के लिए उसको लाकर यहाँ फेंक दिया गया। आप लोगों को जानकारी मिली है कल किनसे इन लोगों की मुलाकात हुई, कैसे क्या कुछ बातें हुई हैं मोबाइल वगैरह के जरिए? नहीं, इस तरह का भी कोई जानकारी नहीं मिली है।
जैसे जानकारी मिले कि गंगती की 2 लाश यहाँ है, भागे भाग हम यहाँ हैं, उसके परिवार को खबर हुआ है, परिवार के लोग आए हैं, लाश अभी गया है, डेट बच गया है DMCA दरभंगा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से आता है तब घर पर जाएंगे तो डिटेल पता चलेगा क्या मामला है, कैसे कल कहाँ गया, कैसे आया, किससे मिला, तो जांच का विषय है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। सीतामढ़ी और दरभंगा दोनों प्रशासन से संयुक्त मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौतों की वास्तविक संख्या छिपाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने VIP संस्कृति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका ये बयान सुनिए। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ইভেন এখনো আমি দেখছি আসানসোল থেকে শুরু করে বিহারের লোক এনে ভরছেন, আসানসোলের লোক এনে ভরছেন, বিভিন্ন জায়গার লোক এনে ভরছেন, আর বলছেন চলো সব বিনা পয়সায় করে দেবো, ফ্রিতে ট্রেন দিচ্ছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার ক্যাপাসিটি আছে কিনা। तो अभी आपने सुना ममता बनर्जी का बयान, जहां वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल रही है। ममता बनर्जी के इस बयान पर संत समाज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतों ने इसे सनातन धर्म और महाकुंभ की पवित्रता का अपमान बताते हुए ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। कि ये क्या मृत्यु उन्होंने इसको कहा, आप उसको ऐसे देखते हैं? ऐसा है, वो विपक्ष में होने के नाते उनका आरोप लगाना अपनी जगह है।
लेकिन ये मृत्यु कुंभ नहीं, ये तो अमृत कुंभ है, ये तो महाकुंभ है। और ये संस्कृति का मेल है, ये सनातन का मेल है, विचारों का मेल है, सद्भावों का मेल है। आप देखिए इतने सारे विचारों के लोग वहां आए, इतने सारे मन के लोग आए, सब ने अपने अपने विचार रखिए, अपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार उन्होंने स्नान किया। उन सबको ऐसा लगा कि हमें अमृत प्राप्त हो रहा है, अमृत मिला है। और जो लोग जा नहीं पाए, उन लोगों के, कई लोगों के मन में अभी भी एक ग्लानि है, सिकुआ है कि अरे हम नहीं जा पा रहे। लेकिन जिसको जैसा मौका लग रहा है वो भाग रहा है, वो प्रयाग की ओर, वो जा रहा है कुंभ की ओर। और सबको ऐसा लग रहा है कि वहां जाने के बाद देवत्व का अनुभूति होती है। क्योंकि मैं स्वयं उस दिन था, मौनी अमावस्या के दिन मैंने स्नान किया। शाही स्नान जो बाद में जो हुआ था, जैसे घटना के बाद में फिर स्नान एक सूक्ष्म रूप से कराया गया था, तो मैं उसमें मैं भी था, मैंने भी देखा व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था स्नान वहां हुआ। ऐसा नहीं है कि जो कुंभ को कोई भी कुछ कह दे और वो उसी रूप में हो जाएगा। ये तो अमृत कुंभ है, अमृत कुंभ ही रहेगा, अमृत कुंभ को कोई दूसरे नाम नहीं दे सकता। उन्होंने ये भी पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का बयान कुंभ को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान था, अखिलेश जी का पूर्व बयान था, खड़गे जी का बयान था। लेकिन पता नहीं विपक्ष को क्या हो गया है कि दिन प्रतिदिन मोदी और योगी जी के जलन में सनातन को ही टारगेट कर लेते हैं। मोदी और योगी को बहाना बनाकर सनातन पे कुठाराघात करने का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। ममता बनर्जी जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको या तो क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर लोगों ने इस महाकुंभ के महासंगम में स्नान किया। दुनिया के कोने कोने से पूज्य संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, जगतगुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, तमाम आचार्य, मनीषी, महामुनि सब यज्ञ, तप, अनुष्ठान, जप करके दुनिया के लिए, मानवता के लिए मंगल कामना किया है। संसार में घटनाएं बहुत होते हैं, लेकिन उस घटना को किसी धर्म से, किसी उस प्रकार से जोड़ना कहीं उचित नहीं है। ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। संत समाज के विरोध के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस बयान को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। सुनिए। Today was Hyundai Hope Scholarship Program being conducted here. They wanted to honor some of the aspiring youth, some of the students who could participate here. They are given a token of appreciation of letter and support. I wish these students all the success in their life. Hyundai India Foundation is actually doing lots of social works in the various spheres actually. So this hope is one of the pillars of their program. They have another two, the earth and mobility. So they are conducting various services in different sectors. Quite appreciative of their efforts. Promoting students and also making them fulfill their dreams. I think it's a great effort, and today I could see that some of the students, had it not been the effort of the Hyundai India Foundation, they would not have got this opportunity.
very happy with their efforts. Sir, with your permission, Mahakumbh is going on. What is your comment? Because Mamta is calling Mahakumbh is a Mrityu Kumbh. See, Mahakumbh is a very pious, religious, and it's an occasion which has come after 144 years. Let us devote ourselves in celebrating the event, this unique event which has drawn the largest human gatherings ever recorded in the human history and unlikely to be broken in the future. So in such occasion, we should not get into the political comments. If you don't believe in the Hindu faith or Mahakumbh, so let it be, but no need to run down and make any kind of comments on that. So I have already gone and taken a holy dip in the Sangam. I felt very nice, I felt blessed. So I hope everybody can get that blessing. Sir, lastly also Udhanidhi Stalin saying that the central government is trying to impose Hindi language to the state. There is no imposition of Hindi language. I have stated many times in the past also. I was handling the official language ministry in 2014 to 2019. Hindi is an official language as per the Official Language Act 1964. As per that, English would continue to be the working language, including in judiciary, and Hindi is an official language which will be used in central government agencies and offices. All the state governments have their complete freedom to promote the regional language and all the languages which are recognized in the 8th schedule of the Constitution of India, and also any other languages, the vernacular language or any other languages which are not recognized by the Constitution of India also can be promoted at the will of the state government. There is no question of imposition of any language. Secondly, learning language is good. You must be able to speak any much of language you like to. There is no question of imposition. There should be no running down to each other. We must celebrate together unity. You know, as a united India, we must respect each other's language. All languages are equal, but give preference to your mother tongue. Also, lastly, the Telangana government also has issued a order that the people from the Muslim community can leave the office till 4 p.m. during the Ramzan to offer a necessary. See, Ramzan will start from 1st of March. I have already met all the Muslim organizations also, and our government's policy is very clear. We are not interfering into the life and practices of any community. Everybody is equal, everybody is Indian. Whatever state government takes decision on their own way, that I am nobody to comment. So I will not get into the politics of this kind of whatever state. यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, गरीबों के लिए वीआईपी कल्चर ज्यादा है। 144 साल बाद सनातन धर्म के महापर्व को देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री मृत्यु कुंभ कहती है, इससे उनका मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 60 करोड़ देशवासियों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली और अगले कुछ दिनों में 10 करोड़ और हो जाएंगे, तो आधे देश ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जाकर डुबकी लगा चुके हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को पूरा कर लिया है। पर आपको समस्या ये है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पे आपको बाधा दिख रही है। इस कुंभ से आपको ये लग रहा है कि ये कुंभ से आप जो तुष्टीकरण की राजनीति, एक धर्म विशेष को आगे लेकर आप जो राजनीति करती आई हो, उसमें आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप सनातन धर्म को, सनातन परंपराओं को और हमारे लिए एक पर्व और पूजनीय पर्व की तरह जो महाकुंभ है, उसको आप गाली देने का काम कर रही हो। देश के सारे सनातन प्रेमी, बंगाल के सारे सनातन प्रेमी आपकी ये बात सुन रहे हैं और आपको मौका आने पे वो बता देंगे कि जिस महिला ने
हमारे परंपराओं का, हमारे धर्म का अपमान किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह के, उसका बदला आने वाले समय में आपको बंगाल के चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपना विश्वास या अविश्वास लोकतंत्र में चुनावी ईवीएम के बटन दबाकर या तो जताती है या उसका विरोध करती है। बीजेपी इसका कड़ा जो तमाम हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, साधु संत हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि बाहर निकलिए और इस हिंदू विरोधी मानसिकता का जमकर मैं खुद कहता हूं कि ये ममता बनर्जी की एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है, एक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। अब देश का हिंदू सनातन प्रेमी जो कोई दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, पर अब हिंदू धर्म का अपमान करके कोई व्यक्ति नहीं निकल पाया। देखिए, ममता का हमेशा वो काम यह है हिंदू के खिलाफ बोलना चाहिए। हिंदू का आस्था, हिंदू का विश्वास वो खत्म करना उनका काम है। क्यों? वो पश्चिम बंगाल का तो बांग्लादेश बनाने के लिए मंशा है, बांग्लादेश का वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ, जितने जंगीवाद पैदा होता है, इतने जो दंगा हुआ, हर रोज गड़बड़ी करके वो मर्डर कर रहा है। बंगाल में जितने मर्डर हुआ, सारी कुंभ में कभी इतने बड़ा इतना संख्या में मृत्यु नहीं हुआ। तो मृत्यु कुंभ तो पश्चिम बंगाल को बना दिया। महाकुंभ है, पुण्य भूमि है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हादसा हो गया, सडनली हो सकते, लेकिन ऐसा बात ममता का वो एक चुनाव के लिए उत्साहित करने के लिए, वो देश खिलाफी जो है उनका उत्साह करने के लिए बोल दिया। अगर बीजेपी मेरा बांग्लादेश के टेररिस्ट के साथ कनेक्शन दिखा देगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। वो तो नारा ही लगाता है जय बांग्ला, बांग्लादेश का नारा लगाता है। जितने जंगी बात हुआ, वो जमात इस्लामी हो और जो बांग्लादेश का ऑर्गेनाइजेशन जंगीवाद वहाँ ही आ रहा है। वहाँ जो रोहिंग्या बांग्लादेश सरकार वहाँ वोटर बन गया। बांग्लादेशी जो मुस्लिम वाला जो हिंदू को हटा रहा है, वो भी यहाँ आकर वोटर बन रहा है। हिंदू लोग वोटर नहीं बन रहा है। इसलिए तो जो मनसा ममता का स्पष्ट हो रहा है। वो बांग्लादेश बनाने के लिए केवल कनेक्शन नहीं है, वो बांग्लादेश बनाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। तो अभी आपने सुना कि विपक्षियों ने किस तरह ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार उनकी निंदा की। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। केरल के मलप्पुरम जिले में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे। इस दौरान पटाखे नियंत्रण से बाहर हो गए और सीधे दर्शकों की गैलरी में गिर गए। इससे कई लोग झुलस गए। इस दुर्घटना में 58 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरिकोट के थेरातम्मल में सेवेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में पटाखों की आतिशबाजी के कारण ये घटना हुई। पुलिस ने बताया कि घटना में घायल लोगों को इरौड के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से ज्यादातर दर्शकों की चोटें गंभीर नहीं है। ये घटना यूनाइटेड एफसी नेल्लिकुद और केएमजी मावूर के बीच फाइनल मैच से पहले हुई। मैदान के बीच में पटाखों की आतिशबाजी शुरू होते ही पटाखे गैलरी के आगे की पंक्तियों में बैठे दर्शकों की ओर उड़ गए। पटाखों से बचने के लिए भागते समय कुछ लोग गिरकर झुलस गए और कुछ घायल हो गए। सौभाग्य से ये बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि इस दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका इलाज नजदीकी निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं 54 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब इस न्यूज बुलेटिन के अंत में एक नजर खेल की खबरों पर डाल लेते हैं। 3 सप्ताह तक चलने वाली क्रिकेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज से पाकिस्तान और दुबई में खेली जाएगी।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस टूर्नामेंट में क्रिकेट रोमांच की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि साल 1996 में हुए क्रिकेट विश्व कप के बाद पाकिस्तान में ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। भारत ने सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया और उसके सभी मुकाबले दुबई में होंगे, जबकि टूर्नामेंट की बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। सोलह साल की महिला पैरा स्विमर मुंबई की जिया राय ने वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन पुरस्कार जीत लिया है। जिया ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय ओपन वाटर तैराक है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में सेवारत नाविक की बेटी जिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है। गुजरात के वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग के मंगलवार को हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 23 गेंद का खेल शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात के अहमदाबाद में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में गुजरात ने केरल के खिलाफ 7 विकेट पर 418 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही एलएल टीम ब्रिज वॉरियर्स नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मैन ऑफ द मैच हुसैन वानी ने 12 गेंदों पर 34 रन बनाए। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।